गुरुदेव लिखते हैं कि हम स्वयं स्वयं के रोगों के लिए जिम्मेदार है। और वो कहते हैं कि हम कैसे जिम्मेदार है, तो कभी कभार ऐसे होता है कि हम रोगों को खुद ही बोलते हैं, कि जैसे कि वो कहावत है ना, आ बैल मुझे मार। तो वैसे हम रोगों को स्वयं आमंत्रित करते कि आओ आओ, मुझ पर अटैक करो, मुझे बीमार करो। तो गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं कि हम खुद जिम्मेदार है रोगों को आमंत्रित करने के। सानिका, पेज नंबर 20। तो उसमें ही हमारा जो सेकंड सब टॉपिक था कि मनोविकारों का जाल, उसे आज हम देखेंगे। हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं। मन तथा मस्तिष्क के प्रति हमारे अत्याचार इससे भी अधिक बढ़े हुए हैं। राजसी और तामसिक आहार से वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। तामसी आहार से मन चंचल, कामी, क्रोधी, लालची और पापी बन जाता है। चाहे हम कितनी भी साधना, एकाग्रता का अभ्यास करें, किंतु तामसी आहार से स्वयं रोग, शोक, दुख, दैन्य वेग से बढ़ते हैं और मनुष्य का पुरुषार्थ घटता है, सौभाग्य दूर भागता है, सामर्थ्य न्यून होती। तो यहाँ गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि मन तथा मस्तिष्क के प्रति जो हम स्वयं अत्याचार कर रहे हैं वो हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि हम पिछले 3 किताबों से देख रहे हैं कि हमारी फूड चॉइसेस कैसी होनी चाहिए। तो उस हर किताब में बस एक बात पर गुरुदेव ने फोकस किया है कि जब हम राजसिक और तामसिक भोजन को ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहला जो प्रभाव है उसका हमारे शरीर पर पड़ता है, दूसरा हमारे मन पर पड़ता है। तो हमारा मन चंचल कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हमें क्रोध बहुत आने लगता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं जब हम ये भोजन को ग्रहण करते हैं। और शायद ही ये हम कभी रियलाइज नहीं कर पाते, और इसे हम समझते हैं कि हमारी ये नेचर का ही एक पार्ट है। पर समटाइम्स जब हम बहुत बार ऐसे होता है कि हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं और किसी हमारी फूड चॉइसेस को हम बदल देते हैं, तो वो एक चेंज, वो एक फ्लिप हमें नजर आता है अपनी पर्सनालिटी में। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं कि ये जो सारे भोजन है वो हमें स्वयं दुख और शोक को आमंत्रित करते हैं, हमारे पुरुषार्थ को घटाते हैं। यानी कि जो काम हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी से कर सकते हैं, उसके लिए हम अपनी पूरा 100% नहीं लगा सकते। हमें बहुत एनर्जी की जरूरत लगती है, बहुत थकावट हमें महसूस होती है, और कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में कमी आती है। राजसी और तामसिक पदार्थों, मांस अत्यंत उष्ण, कड़ुआ, तीक्ष्ण, गरिष्ठ, लहसुन, प्याज, अंडा, मछली, अत्यंत तले हुए, बासी मिठाइयों से मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस लगा बन जाता मुझे है। लगा फिर यदि मेरी होशियारी से सेठ जी मुझ पे खुश होंगे, शाबाशी देंगे। लेकिन ये तो उल्टा मुझे डांट रहे हैं। उन्हें कहिए, अगर उनको लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं ये सारे के सारे आम अभी के अभी जाकर तो वापस दे दूंगा। आता क्या? मुझे आम नहीं चाहिए, मुझे मेरा पेमेंट चाहिए, 50,000। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वेरी सॉरी, फिर यदि से माइक ऑन हो गया था। तुम कंटिन्यू करो दीक्षा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अ, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर यदि इन अप्राकृतिक चीजों को खाकर कोई मनुष्य काम, क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिहिंसा के वशीभूत हो कुकर्म कर डाले, तो क्या आश्चर्य। तो इन सब चीजों में क्या ही मतलब ऐसे आश्चर्य होगा कि व्यक्ति वैसे ही अन्न खा रहा है, उसका मन भी वैसा ही बन रहा है, और लास्ट में सब कुछ उसके एक्शंस में उतर रहा है। सानिका वर्कर्षि, मनोविकारों की उत्तेजना से दाहक तत्व बढ़ते हैं। मनोविकारों के द्वंद्व हमारी मानसिक वृत्तियां से संश्लिष्ट होकर रोगों की अनेक रूपता उत्पन्न करते हैं। अब इसका अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति को मनोविकार हो जाते हैं, तो उसमें जो दाहक तत्व, यानी कि उसके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, ऐसे तत्व बढ़ जाते हैं जिससे उसके शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, जलन सी होने लगती है।
और उसका जो एक्साइटमेंट है वो ओवर हाइप्ड हो जाता है, मतलब वो व्यक्ति स्थिर नहीं बैठ सकता और उसके यही मनोविकार अनेक अनेक रूप लेने लगते हैं। मनोविकार हमारे रक्त में अनेक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन किया करते हैं। जैसे यदि हम काम वासना से विक्षुब्ध होते हैं तो रक्त में एक प्रकार की गर्मी आ जाती है, रोम रोम तरंगित हमारा हो उठता है। यदि वासना का तांडव अधिक रहे तो गर्मी, सुजाक, गुप्तांगों के अनेक रोग, स्वप्न दोष, बहुमूत्र और पेशाब के अनेक गुप्त रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये जो काम वासना है, ये भी एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि एक मनोविकारों में ही आता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं इतने सारे रेप केसेस हमारे आंखों के सामने हम न्यूज़ में देखते हैं। हर जगह ये अभी तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है। हम कितना भी उसके लिए लड़ ले, कितना भी उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, तो भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जो मानसिक स्थितियाँ उनमें प्रकार का उसको लेकर मनोविकार हो चुका होता है कि उन्हें वो चाहिए, उन्हें वो काम वासना की उनको इतनी ज़रूरत हो जाती है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर ऐसे जो व्यभिचार वो लोग करते हैं। तो ये इसको भी हम एक प्रकार से मनोविकारों में भी गिनेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो मेंटल स्टेट है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, खुद के इंद्रियों पर हमारा 1% भी कंट्रोल नहीं है और साथ में हम दूसरों का भी इसमें विचार नहीं करते, सिर्फ स्वयं के स्वार्थ के। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इससे सिर्फ इस मन विकारों से भी अनेक ऐसे रोग हैं जो उत्पन्न होते हैं व्यक्ति के अंदर, जिनसे उद्वेग बढ़ता है, त्वचा का रंग काला पड़ता है, डल सी हो जाती है स्किन, अंग फड़कने लगते हैं, शांति, स्थिरता और बुद्धि भंग हो जाती है। मूल रूप में क्रोध भी हमारे अधिक शारीरिक रोगों का कारण बन जाता है। तो वही है कि एक सिंपल कभी-कभी गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से के अगर हम पैटर्न को देखते हैं, तो गुस्सा आ गया, फिर वो किसी और पर निकला, फिर वही निकला हुआ गुस्सा उसके साथ हमारी लड़ाई हो गई और फिर वो लड़ाई से हम एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि हमारे हाथों से कुछ गलत हो जाता है या फिर अ, वो किसी रोग में कन्वर्ट हो जाता है, मानसिक रोग में, हम वही-वही सोचते रहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सब जो रीज़न्स है इनका जो एक एक मात्र तो नहीं कहूँगी पर एक ऐसा कारण है जो हमारे भोजन पर भी निर्भर करता है। जैसे हम कहते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस लेता है या बहुत चिंतित होता है, तो भले ही वो डाइट अच्छी ले रहा है, खान-पान अच्छा कर रहा है, पर वो सतत स्ट्रेस में है, सतत एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेस्ड है, तो कभी-कभी उसका इम्यून सिस्टम जो उसकी प्रतिरोधक शक्ति होती है, जो उसका इम्यून सिस्टम होता है, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता। अम, वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाता है, बहुत जल्दी से कोई भी इन्फेक्शंस उसे हो जाते हैं और वो ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता कि ये हो क्यों रहे हैं। तो बहुत बार इसका रीजन जो होता है वो मनोविकार भी होता है। तो जिस प्रकार से हम शारीरिक रोगों को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी के इतना इम्पोर्टेंस आजकल हमें मनोविकारों को भी देना चाहिए। मानसिक तनाव हमेशा किसी मनोविकार के वशीभूत रहने से अनावश्यक संघर्ष मन में हमारा चलता रहता है। भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रतिहिंसा, लोभ, वासना, इन पर नियंत्रण न होने से मनुष्य उत्तेजित बना रहता है। तो ये फर्स्ट लाइन में लिखा है कि कभी-कभी हम खुद से ही स्ट्रगल करते हैं। सबके लाइफ में एक ऐसा फेज़ ज़रूर आता है जब वो बहुत शायद डिप्रेस्ड हो या बहुत सोचने लगे, तो तब हम अगर खुद का परीक्षण करें तो हम स्वयं से ही संघर्ष करते हैं। हमको तब कोई अपोनेंट नहीं चाहिए होता है, हम खुद से ही लड़ते हैं अंदर ही अंदर। इच्छाओं की विभिन्नताओं के अनुसार मनोविकारों की अनेक रूपता का विकास होता है। प्रत्येक मनोविकार अपनी जटिलता उत्पन्न कर शारीरिक विकार का कारण बनता है। देखिए, मतलब मनोविकार बाद में कन्वर्ट हो ही रहा है शारीरिक विकारों, तो ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है।
अप्राकृतिक अनहोनी कल्पनाएं, पुरानी दुखद स्मृतियों, दलित वासनाएं दाहक तत्वों की अभिवृद्धि किया करती है। अपने आप पर किए गए इन अत्याचारों के हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हम स्वयं ही लोगों को निमंत्रण देकर बुलाते हैं। मतलब कुछ जो गुरुदेव ने मेंशन की है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे अनहोनी कल्पनाएं हो गई। हम बहुत पुरानी चीजों को लेकर सोचते रहते हैं, या किसी चीज का हम इतना विचार करते हैं कि उससे हमारे खुद की जो इंद्रिय है खुद के कंट्रोल में नहीं होते, या और भी ऐसी कई वासनाएं। तो इनके चक्कर में हम खुद के ही अंदर रोगों को नियंत्रण देते हैं। ये जो एक मुझे ऐसे एग्जाम्पल, मतलब मुझे याद आया कि मेरी अभी रिसेंट में ही, मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ, फर्स्ट ईयर में मेरी एक क्लासमेट थी। तो यहाँ जैसे गुरुदेव ने लिखा है अनहोनी कल्पना है, तो उसको एक अलग ही एक मनोविकार था। पर वो इतना अजीब था कि जब उसका हमें पता चला, और मतलब उसको जब हम सुन रहे थे, तो लग नहीं रहा था वो व्यक्ति को इस हद तक यानी कि अफेक्ट करता है। पर उसको एक ऐसी चीज हो गई थी कि जैसे हम पेन, मतलब एग्जाम के लिए जो हम पेन रखते हैं, तो वो हमेशा 4 क्वांटिटी में रखती थी। मतलब एक ब्लू पेन रखेगी तो 4 रखेगी, पेंसिल रखेगी तो 4 रखेगी। और गलती से उसका कोई एक पेन गुम गया, तो एकदम ऐसे विचलित हो जाती थी कि नहीं नहीं, 3 आंकड़ा सही नहीं है, अब मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। मतलब वो इस लेवल का हेलुसिनेट करती थी। देन अगर वो कहीं बैठ भी रही है ना, तो ऐसे 1 2 3 अजीब सी काउंटिंग करती थी। और अगर वो काउंटिंग करके गलती से नहीं बैठी, तो उसे ऐसा लगता था अब मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मेरा काम बिगड़ने वाला है। तो इतनी अजीब प्रकार की ये मानसिक बीमारी है। अम, और उस मतलब उसके सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता था, जैसे हम सोचते तो हम बहुत बार ऐसे कह देते कि ये कैसी बीमारी है, थोड़ा अजीब है। पर जो व्यक्ति उससे सफर करता है, उसकी लाइफ इतना ज्यादा कठिन हो जाती है इतनी छोटी सी चीज से। तो ये जो मनोविकार है, ये हमें किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। और जो ये हमारे हेलुसिनेशंस है, हम एक ही चीज को हम 10 10 बार सोचते हैं। तो ये चीज एक्यूट से कब क्रॉनिक सब भी इतनी बढ़ जाए कि ये पूरे इंसान को अपने वश में कर ले, ये हम कभी भी बता नहीं सकते। तो फर्स्ट स्टेज में ही हमें इनको क्योर, या इनके लिए हमें मतलब इनको खत्म करने के लिए हमें स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। देन है रोगों के प्रधान कारण। प्रकृति की पुकार पर जो लोग ध्यान नहीं देते, उन्हें भांति भांति के रोग और दुख घेर लेते। परंतु प्राकृतिक जीवन सानिका व्यतीत करने वाले जंगल के प्राणी रोग मुक्त रहते हैं, और मनुष्य के दुर्गुणों और पापाचारों से बचे रहते हैं। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं हमसे कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए। मतलब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमसे ज्यादा तो आजकल जंगल के प्राणी स्वस्थ है और रोग मुक्त है, क्योंकि वो एटलीस्ट वो एक सिंथेटिक एनवायरनमेंट में तो नहीं पल बढ़ रहे। प्रकृति की अवज्ञा करने का परिणाम रोग है, यानी कि रोग के एक दंड के रूप में हमें रोग मिलता है। यह अवज्ञा हम भांति भांति से करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य जब अपने प्रति अत्याचार करता है, तभी वह व्याधिग्रस्त होता है। साधारण गलतियों के लिए प्रकृति हमें मामूली सी सजा, सिर दर्द, जुकाम, पेट दर्द इत्यादि देकर छोड़ देती है। किंतु अनवरत नियमोल्लंघन का परिणाम बड़े बड़े जटिल रोग उत्पन्न करता है। तो ये जो है हमने पिछले भी सेशंस में देखा था कि जैसे दीपाली दीदी ने हमें बताया भी था, उन्होंने समझाया था कि हम जो फास्ट फूड खाते हैं, तो हम एक बार खा लेते हैं, हमें लगता है क्या ही हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारा जो खाने का कंजप्शन है वो हमारा बढ़ते बढ़ते जाता है। तो हमें कुछ प्रायर स्टेट्स में हमें ये पता नहीं चलता, पर बाद में जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखने लग जाते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि ये क्यों हुआ है। तो वही है, स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स
सिम्पटम्स होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हमें एक वार्निंग या कह सकते हैं कि एक अ, सावधान करता है हमारा शरीर हमें ही कि ये तुम मत खाओ, ये तुम्हारे शरीर शरीर के लिए सही नहीं। पर हम जब उसको नहीं छोड़ते हैं, तब वो एक विशेष बीमारी का रूप धारण करता है। प्रकृति के नियम तो अटल है। अपने नियमों के अनुसार वह इस शरीर यंत्र को चलाया करती है। यदि उनके मार्ग में हम बाधा उपस्थित न करें, उसे अपना कार्य चलाने दें, तो हम दीर्घ जीवन का सुख लुट सकते हैं। तो वही है कि प्रकृति के साथ हम अ, अ, लुढ़पुढ़ ना करें, इंटरफेरेंस ना दिखाएँ अपना। अगर हम उसे स्मूथली चलने देते हैं तो हमारा जो बॉडी, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो स्वयं पंच तत्वों से बना है, 5 तत्वों से, और उसी 5 तत्वों से हमारी प्रकृति भी बनी है। तो ये जो प्रकृति और हमारा शरीर, इनका जो रिलेशनशिप है, ये एक स्मूथ होना चाहिए, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसका रीज़न सिर्फ़ हम ही हैं, जो कि मनुष्य, और इससे मनुष्य खुद का ही दीर्घ जीवन अ, कम करता है। प्रकृति से मनुष्य जितना दूर गया, जितना उसका संपर्क छूटा, उतनी ही बीमारियाँ बढ़ी। संसार ने पश्चिमी सभ्यता का दुष्परिणाम भुगत लिया है। भारतीय ऋषि मुनि सदैव प्रकृति माता के संपर्क में रहने का उपदेश देते रहते हैं। इन सभ्यता ने हमें सबसे अधिक सुख और दीर्घ जीवन दिया। तो ये हम जनरली सुनते ही है कि जितना हम नेचर के करीब रहते हैं, जितना हम फ्रेश एयर को, इसलिए अ, अ, लोग कहते हैं कि सुबह आप उठते हैं तो एटलीस्ट सुबह की जो एयर होती है, अ, उसे आपको इनहेल करना चाहिए, क्योंकि दिन भर तो हम इतने पॉल्यूशन में घूमते रहते हैं। अ, बहुत सारी जो विशुद्ध हवा है वो हमारे अंदर जाती है, पर वही अगर सुबह की फ्रेश एयर भी हम सुबह उठ के लेते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के आप प्राणायाम कीजिए। देन आदिम युग में जब वह प्रकृति की गोद में खेलता कूदता आखेट करता रहा, उसने सबसे अधिक आनंद किया। जब वह सभ्यता के दायरे में बंधा, तो उसका प्रकृति से संबंध टूटने लगा। उन्नति के नाम पर वह धीरे धीरे प्रकृति से दूर हटता गया। फलतः आज वह नाना प्रकार की व्याधियों का शिकार है। तो जैसे कि कल के डिबेट में भी हमने देखा कि कुछ लोगों ने बोला भी कि हमारे जो दादा दादी है, हमारे जो पहली वाली जनरेशन है, वो क्यों इतनी स्वस्थ है और क्यों वो इतने साल तक जी रही है। तो उसका बहुत एक अच्छा रीज़न था कि उन्होंने जो फूड कंज़्यूम किया है वो विदाउट एनी फर्टिलाइज़र्स या विदाउट एनी मिलावट का था। साथ में उनका जो लाइफ़स्टाइल था, तब उतना गाड़ियाँ नहीं चलती थी, इतना पॉल्यूशन नहीं था। तो कहीं न कहीं जो उनका लाइफ़स्टाइल है था, और हमारा लाइफ़स्टाइल है, और जो हमारी बीच वाली, जो हमारी मम्मी-पापा का लाइफ़स्टाइल है, इन तीनों में हम डिफरेंसेस देखते हैं। अभी का जो हमारा लाइफ़स्टाइल है वो तो कह सकते हैं बहुत ही अ, एक भयंकर रूप ले चुका है। चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि अ, जिस प्रकार से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, उस प्रकार से रहने के लिए हमें व्यवस्था खुद की करनी पड़ रही है, और रहने के लिए व्यवस्था करना मतलब डिफ़ॉरेस्टेशन होना। हमें जगह बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा, और तभी हमारे घर वहाँ पे बन पाएँगे, और हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वही पेड़ हमारे कटते जा रहे हैं। साथ ही आजकल सब व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, तो हम उसमें जो भी पेट्रोल डालते हैं, तो उसका कहीं न कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में वो एयर में मिलता है, और कहीं न कहीं वो पॉल्यूशन का एक स्रोत बनते जा रहा है। पर इस बिज़ी लाइफ़स्टाइल में हमें ये तो पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हमारी लाइफ़स्टाइल कितनी बेकार हो चुकी है। पर कहीं न कहीं हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमारे वजह से पेड़ कट रहे हैं, हमारे रहने के लिए, हमें जगह बनाने के लिए अगर पेड़ हमारे कट रहे हैं, तो क्या हम उतने ही पेड़ बाद में लगा नहीं सकते? तो
एक बैलेंसिंग जो नेचर है मनुष्य का, शायद वो भी इस लाइफस्टाइल के साथ घटते जा रहा है। मनुष्य ये सोच नहीं रहा है कि जो प्रकृति ने हमें दिया है, हम उसको नष्ट करके खुद की जगह तो बना ही रहे हैं, पर क्या हम नेचर को वो वापस कर रहे हैं, और नेचर का दिया हुआ हम उसको दे रहे हैं वापस? तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें लैग कर रहे हैं। तो ये भी चीज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हमारा कंजप्शन बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल हम ग्लोबल वार्मिंग भी देख रहे हैं, धूप का टेम्परेचर भी देख रहे हैं, तो ये सब हमारे ही कह सकते हैं कि कर्मों के फल है जो हमें ही वापस मिल रहे हैं। तो वही है कि हम जितना नेचर के प्रति हम लॉयल रहेंगे, जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे लाइफस्टाइल के लिए उतना अच्छा है। प्राकृतिक जीवन से दूर हटने का क्या कारण है? यह है हमारा आजकल का सभ्यतापूर्ण मिथ्या आहार और विहार। मिथ्या आहार विहार से हमारे शरीर में विष रुक जाते हैं। दूषित मल पहले पेट के भीतरी छेदों के पास एकत्रित होते हैं, फिर वहीं से भिन्न भिन्न अंगों में जाकर अपना कुत्सित प्रभाव दिखाते हैं। आइए विस्तार से हम आहार विहार पर चर्चा करें। तो लास्ट पैराग्राफ में हमें गुरुदेव ने यही बताया है, इसके बाद में मिथ्या आहार का विषय हमारा शुरू होता है कि सबसे मेन जो कारण है प्रकृति से हम दूर जा रहे हैं, वो हमारा आजकल आजकल का आहार, जो फूड चॉइसेस हमारी है। हमारे पास बहुत कम समय होता है, और कभी कभी हम मतलब स्पेशली युवा, ये हम लोग जंक फूड के इतने आदी हो गए हैं कि हमें घर की चीजें पसंद नहीं आती। तो घर में कोई सब्जी नहीं अच्छी बनी तो हमारा मन करता है कि चलो आज तो बाहर ही हम खा लेते हैं। और ये आज आज करके हमारा जो कंजप्शन है, क्वांटिटी है, इतनी बढ़ जाती है कि उससे ही हमारे अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। तो जनरली गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है, ये तो चाहती है हम जो खाए उसका एक एक विटामिन, एक एक मिनरल हमारे हर बॉडी को मिले रक्त के द्वारा। तो हम जो भी अंदर डालेंगे हमारे शरीर को नहीं पता, वो उसे पचाएगा, उसका जो उसका उसको एब्जॉर्ब करेगा, हर एक टिश्यू हर एक सेल में वो जाएगा। पर देन हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि हमारे शरीर में एक्चुअल में क्या फैल रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो एक विष, आप कह सकते हैं कि वो एक विष ही हमारे शरीर में फैल रहा है, क्योंकि उससे ना हमारे शरीर का पोषण हो रहा है, ना हमारी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, ऊपर से हम ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, मनोविकारों के शिकार हो रहे हैं। स्पेशली आजकल डायबिटीज बढ़ रहा है, अम, ऐसे बीपी शूट हो रहे हैं लोगों के। तो ऐसे कई जो रोग है उनके शिकार हम सिर्फ हमारे मिथ्या आहार की वजह से हो रहे हैं। अब इसके बाद का टॉपिक है मिथ्या मिथ्या आहार। तो मुझे लगता है शायद हमें यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए, 9:04 हो गए हैं। अभी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आज के जो सेशन में हमने देखा है कि हम कैसे मनोविकारों के जाल में खुद ही फंस रहे हैं। हम स्वयं ही कैसे खुद रोगों को खुद के अंदर आमंत्रित कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने वहाँ हमें समझाया है कि जिस प्रकार हम शारीरिक रोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उससे भी भयंकर या उतने ही भयंकर हमारे मनोविकार ही है। और मनोविकार का एक एकमात्र नहीं, एक ऐसा रीजन भी है जो हमारा फूड है, आजकल जो हम खा रहे हैं। जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा, और वैसे हमारे विचार बनेंगे, और वैसे ही हमारे एक्शंस में हमें दिखेगा। साथ में हमने ये भी देखा कि हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है, तो बहुत फास्ट हो गई है। तो हमें
हम ज़्यादा सिंथेटिक चीज़ों के ऊपर पड़ गए हैं। जैसे पहले आटा हम पिसा के चक्के से लाते हैं, हम अभी भी लाते हैं, पर कुछ-कुछ लोग आज प्रोसेस्ड आटा प्रेफ़र करते हैं क्योंकि उनके पास इतना वक़्त नहीं होता। जस्ट बिकॉज़ उनका काम होता है, उनकी जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसकी वजह से उन्हें इतना समय नहीं होता कि वो जाके उतना काम कर पाए। तो वो क्या सोचेंगे, हमेशा ईज़ी सॉल्यूशन देखेंगे। मनुष्य हमेशा यही चाहता है कि कैसे हमारा काम ईज़ी हो पाए। तो फिर उसका भी एक अल्टरनेटिव हमें मिल गया जो कि है प्रोसेस्ड आटा हमें जो मिलता है, प्रोसेस्ड फूड हमें जो मिलता है। बहुत दिन तक लोग मसाले पीस कर फ्रिज में स्टोर कर देते हैं और कई दिनों तक वही मसाले यूज़ करके रोज़ सब्जी बनाते हैं। जस्ट बिकॉज़ हमारा लाइफ़स्टाइल फ़ास्ट हो गया। हमें समय नहीं मिलता। हम फ्रूट्स हम जूसेस जो आजकल पी रहे हैं, जूसेस इन द फॉर्म ऑफ हम लेमन सोडा पीते हैं। उसमें मदिरा पान हम जो करते हैं या फिर बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं नींबू पानी के या सोडा के जो हम कभी ऐसे ही मन हुआ तो पी लेते हैं। कोक हो गया, उसमें कोई वो स्प्राइट की बॉटल, तो वो आजकल बहुत जनों के हाथों में हमें नज़र आती है। तो वही है कि हम कहीं न कहीं एक टेस्ट के चक्कर में और जस्ट बिकॉज़ हमारी लाइफ़स्टाइल फ़ास्ट हो गई है, हमारे पास समय नहीं है, तो हम अल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पर कहीं न कहीं हम ये भूल रहे हैं कि ये अल्टरनेटिव्स हमारे लिए सही है या नहीं, या हमें ये और हानि तो हमें नहीं पहुँचाए। तो गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं कि जस्ट बिकॉज़ सभ्यतापूर्ण हमें जीवन जीना है, तो हमने मिथ्या आहार का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो आपसे भी निवेदन है कि आपको इसमें कुछ ऐड करना हो या बताना हो, तो आप बता सकते हैं। बहुत सारी ये चीजें थी आज के स्वाध्याय में। और यही हम बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ को साइड में रखकर हम लोग खाना खा रहे हैं, टेस्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना, जिस वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही है, बहुत सारे रोग भी हो रहे हैं। तो इस बात को हमको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा कि जो भी खा रहे हैं वो किस वजह से खा रहे हैं, क्या हमारा मतलब हेतु क्या है वो खाने के पीछे का, वो ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा हेल्दी बने रहेंगे हम, और ज्यादा देर तक के हेल्दी बने रह सकते हैं। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा है। एट लास्ट हमारी वो चॉइस पर ही निर्भर करता है। और कोई? आज का ना स्वाध्याय बहुत अच्छा हुआ। जैसे कि हमारी बुक चल रही है हेल्थ सीरीज पे, तो आज का जो टॉपिक था कि मतलब आहार विहार भी था, तो डिपेंड करता है हमारी चॉइसेस पे। अगर हमारे सामने एक गाय का दूध रखा है और एक नारियल का दूध रखा है, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम गाय का दूध पिए, क्योंकि हमारी वो आदत बनी है, हम वही करते आ रहे हैं और फिजिबल है, आसान है, जल्दी से मिल भी जाता है। और वही कंपेयर टू नारियल का दूध थोड़ा कम मिलता है या मेहनत ज्यादा है उसको उसको घर में बनाने में, तो थोड़ी सी मेहनत है। बट अगर हम चॉइसेस बदल सकते हैं ना, तो फिर आसानी से हम मतलब हम हेल्दी रह सकते हैं। तो जैसे कि 10 रुपए में कोई चॉकलेट या बिस्किट आ जाता है, तो वैसे ही उस 30-40 में कुछ फ्रूट्स आ जाएंगे। तो अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो हम सच में हेल्दी आराम से रह सकते हैं। बस हमें बस वो चूज करना है कि हम एक्चुअली खाना क्या चाहते हैं, बस। तो फिर बिल्कुल सही कहा हाँ, सानिका दीदी आपने। आजकल वही होता है, कॉलेज में हम हम जाते हैं या हम आ जाते हैं, हर जगह लोग जो हाँ, मिला ये चिप्स अच्छा है वो चिप्स अच्छा है सब लेके खा लेंगे, बट हाँ, वो दो समझ नहीं आते कि एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है ना खाने का, तो हमेशा होते रहता है वो। ड्रिवन बाय टेस्ट ही हो रहा है सब कुछ। हाँ हाँ। ठीक है, हम शांति पाठ ले लेंगे, टाइम हो गया है। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम
शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिर्हि सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।